नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे ये डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिंदी है उस हिंदी में। तो अब तक आपने जो पढ़ा है उन सब चीजों को आप एक बार पुनः अध्ययन कर लीजिए। अध्यायवार अध्ययन हम आज आपको कराने की कोशिश करेंगे। मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं। उस प्रैक्टिस सेट में आपके पास 1 मिनट का समय होगा। यदि आप खुद से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसका उत्तर ये होगा। और नहीं अगर समझ में आ रहा हो चीज तो उसको पूरा समझ लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा, अगर हम अध्यायवार अगर आपको अध्ययन कराने का काम करेंगे तो आपका जो पेपर है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। पेपर चाहे जहां से बनाएगा, जैसे भी बनाएगा, वो आप बड़े आसानी से हल कर लेने का काम करोगे। कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी आप दूसरे का सहारा नहीं लोगे कि हमारे बगल वाला हमें बताएगा तो हम उसको लिख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको एक अध्यायवार अध्ययन का मैं एक प्रैक्टिस सेट आपको दे रहा हूं। उसमें समझिएगा, देखिएगा, बताइएगा, आप खुद से अध्ययन कर लीजिएगा कि हम कहां तक सही है, कितने प्रश्नों को मैं बता पा रहा हूं, कितनों को नहीं बता पा रहा हूं। तो एक अध्याय का एक अध्ययन है, उतना आप सेट कर लीजिए। इसके बाद अगला अध्याय जैसे पढ़ाया जाएगा उसका अलग से आपको बताया जाएगा। एक चीज और मैं बताऊंगा, ये प्रश्न कब आया था, विगत परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न है। तो एक प्रश्न है, प्रश्न यहां पे ये है कि वर्ग में, प्रश्न है वर्ग में आने वाले वर्ड। एक प्रश्न है, प्रश्न ये है ना कि वर्ग में आने वाले वर्ड उसने कह रखा है, जैसे ये दिया है अ कर लो, ब कर लो, श हो गया और ये द हो गया। ऐसा करें, ये अगर कहता है क च त, ये हो गया। दूसरा कहता है क ख ग, और तीसरे में है क च और छ कर लीजिए, और इधर कर लीजिए आप क ख और ब। अब आपके पास समय है 1 मिनट का। अब इसमें बताइए कि वर्ग में आने वाले वर्ड, वर्ग में आने वाले वर्ड कौन से हैं, आप बताइए। कमेंट बॉक्स में इसे लिखिएगा कि वर्ग में आने वाले वर्ड। आप समझिए, वर्ग में आने वाले वर्ड का मतलब ये कहता है, मैंने आपको पिछले दिन पढ़ा रखा था कि वर्गीय व्यंजन होता है, यानी एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। एक वर्ग में 5 अक्षर क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ और म। ये देखिए, अब यहां देखिए, अगर यहां नहीं आपको समझ में आए तो आप यहां आ जाइए। इसको मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये कहता है ये वर्गीय व्यंजन है, ये वर्गीय व्यंजन है। यानी कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, ये वर्ग हो गया। ये पूछ रखा है कि वर्ग में आने वाले वर्ड, यानी ऐसे वर्डों को खोजा जाए, ऐसे वर्डों को खोजा जाए जो कि एक निश्चित वर्ग में आ रहे, एक ही वर्ग के आने वाले कोई ऐसा खोजिए इसमें कि जो एक वर्ग में हाजिर हो।
एक ही वर्ग में आने वाली, तो यहां एक वर्ग में कौन आएगा? को, गो और घ। ये कहां है? ये वाला है। ठीक, जब ये कहता है क, अगर यहां देखो ख होता तो आप बात समझ लेते, लेकिन आपको अटपटा क्या महसूस हो रहा है कि क दिया है, ग दिया है, घ दिया है तो एक ही वर्ग का, भले उसमें घ को छोड़ देने का काम किया हुआ है। ये है वर्ग में आने वाले वर्ग, कौन सा होगा? ब होगा। अगला पूछा है, दूसरा प्रश्न है, ब वर्ण का उच्चारण स्थान, ब वर्ण का उच्चारण स्थान। ये कहता है ना कि ब वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से होता है? ये ऑप्शन दे रखा है यहां पे। पहला ऑप्शन है तालु, और दूसरा है कंठ, तीसरा है मूर्धा, मूर्धा, और चौथा है होस्ट। अब बताइए कि जो ब वर्ग है, ये जो ब वर्ण है, यानी ब जो अक्षर है, इस अक्षर का उच्चारण स्थान कहां से होता है? इसका ब का उच्चारण स्थान कहां से? कंठ से है, तालु से है, मूर्धा से है या होस्ट से है? आप बताइए कि ब वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से है? अब देखो, यदि ऐसा नहीं, अगर यहां आपको समझ में नहीं आ पाए तो यहां कर लीजिए आप। देखिए, ये कहता है कि प, फ, ब, भ, म, इसका मतलब यह है कि ओष्ठ है, ये है। ब को पूछ रहा है ना, तो यहां है और ये वाला होगा, यानी ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म, यानी ब का उच्चारण स्थान कहां से होता है? होठ से होता है। ब का उच्चारण स्थान होठ से होता है। अगला कहता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है भाई? व्यंजन होता है, एक नंबर। दूसरे नंबर में शब्द है, तीसरा है स्वर है, और चौथा है वर्ण। वर्ण, ये देखो कभी कभी ऐसा भी देता है, वर्ण देगा या ध्वनि। अब ये पूछा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जिस भाषा को हम लोग बोलने का काम करते, प्रयोग करने का काम करते हैं, इसका सबसे छोटा वाला अंश क्या होता है? यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है भाई? व्यंजन होता है? नहीं। शब्द होता है? नहीं। स्वर होता है? नहीं। कहता है ध्वनि या वर्ण होता है। चाहे उसको, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है, या उसको कहते हैं ध्वनि को ही वर्ण नाम दिया जाता है, ध्वनि या वर्ण है। चौथा प्रश्न कहता है इसका, वर्णमाला का आशय, कहता है वर्ण माला का आशय। ये देखिए कुछ भी बाहर से नहीं है, ये ठीक आपके सिलेबस से है, और ये सब चीज प्रश्न आने, देखो ये जो प्रश्न दिया था ये 2020 में आया था, ये प्रश्न 2020 में आया था, और ये वाला भी 2020 में ही आया था। दूसरा प्रश्न 2020 में आया था, तीसरा 2017 में आया था, ये आया था 2017 में आया था, और जो चौथा प्रश्न है ये वर्णमाला का आशय, ये भी 2017 का प्रश्न है, ये 2017 में दे चुका है, हो सकता है फिर आ जाए, वो अलग का चीज है। तो कहता है कि वर्णमाला का आशय किससे है? उसके कहने का मतलब है ना कि जो हम वर्णों की माला समझते हैं, जो जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, उसका आशय किससे? कुछ ऑप्शन देगा वो, ऑप्शन आपको कहेगा वह
शब्द समूह से है। पहला है शब्द समूह, दूसरा कहेगा वर्णों के संकलन, वर्णों का संकलन, तीसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह, और चौथा है शब्द रचना, शब्द रचना। ये देखो चार है। इसने देखो ये 2017 में प्रश्न दे चुका, कहता है कि वर्णमाला का आशय क्या है। उसने ये कहना चाहे कि वर्णमाला का क्या मतलब होता है, वर्णमाला का क्या आशय है। तो कहता क्या वर्णमाला का आशय या उसका संबंध शब्द के समूह से होता है, उसे वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों का व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या शब्द रचना को, किसको कहते हैं आप जरा सोच के बताइए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वर्णमाला का मतलब किससे होता है, वर्णमाला का आशय क्या होता है। आप 2017 का प्रश्न है, 2017 बीटीसी में या डीएलएड में आया था कि वर्णमाला का आशय किससे है। तो आप जरा समझिए कि इसका शब्द समूह से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए नहीं मतलब होगा क्योंकि शब्दों के समूह को शब्द समूह कहते हैं, ये वर्णमाला की बात कहता है। वर्णों का संकलन, अक्षरों को इकट्ठा करना, ये भी कुछ हद तक तो हो रहा है लेकिन पूरी तरह नहीं होगा। भाई इसको वर्णमाला नहीं कहते, हम ही कहते हैं। मान लीजिए अगर वर्णमाला आपको कहना तो क ग घ च प ऐसा अगर कर लेते हैं तो क्या ये वर्णमाला का आशय होगा। ये देखो वर्णों का संकलन तो हो सकता है, ये अक्षरों का एक समूह हो सकता है, लेकिन ये वर्णमाला नहीं हो सकता है। आगे कहता है अगर कहें शब्द रचना तो शब्द रचना भी नहीं है। और आगे अंतिम कहता है वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसमें ये कह रहा है, ये देखो सही है, वर्णों का व्यवस्थित समूह का यही मतलब कहता है कि वे वर्ण जो एक निश्चित समूह में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये देखो ये संकलन हो सकता है लेकिन वर्णमाला नहीं। वर्णमाला का मतलब ये कहेगा क ख ग घ ङ च छ, यानी एक क्रम से, क से लेके ग तक अगर एक क्रम से है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। समझ लीजिएगा कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये आपका 4 प्रश्न हुआ क्लियर। आपके पास 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं और आप उसमें अपने आप को भापिए कि मैं कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहा हूं या नहीं। आप जितना पढ़ लिए, जितना जानते होंगे पूर्व अनुभव के हिसाब से, आप कहां तक संतुष्ट हो पा रहे हैं। अगला कहता है 5वां प्रश्न आप ले लो, आयोगवाह। कहता है कि आयोगवाह किसको कहते हैं। प्रश्न उसका यही है कि आयोगवाह किसे कहते हैं। तो उसने पहला कहता है, पहला कह रखा है क्या विसर्ग को कहेंगे। दूसरा कहता है क्या अल्प प्राण को कहेंगे। तीसरा कहता है महाप्राण को कहेंगे, महाप्राण को। और चौथा कहता है संयुक्त व्यंजन को, कहता है संयुक्त व्यंजन को। अब जरा आप ही बताइए। अच्छा ये प्रश्न भी दे रखा है, कब का दिया हुआ है, ये प्रश्न है 2017 में ये भी दिया था। ये आए हुए प्रश्न है 2017 में, इसको दे रखने का काम वो किया हुआ था। ये पूछता है कि आयोगवाह किसे कहते हैं। क्या विसर्ग को कहते हैं, क्या अल्पप्राण को कहते हैं, या संयुक्त वर्ण व्यंजन को कहते हैं, या महाप्राण को कहते हैं। आप जरा बताइए, सोच के बताइए क्या होगा। आप सोच के बताइए
कि अयोगवाह किसे कहते हैं। एक नंबर में पूछेगा ये। अब देखिए, यदि आप आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, अगर नहीं आया तो आप इसको समझ लीजिएगा। अयोगवाह विसर्ग को कहते हैं। क्यों? क्योंकि अयोगवाह में क्या होता है ना, अंग और अह आते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। किसको? अंग और अ को कहते हैं। अब ये जो कहता है, अगर हम अयोगवाह कहते हैं अल्प प्राण को, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये अल्प प्राण नहीं है। कहता है अल्प प्राण जो होते हैं ना, वो दूसरे होते हैं। अल्प एक होते कि हिंदी में दो चीज पूछता है, एक अल्प प्राण पूछता है, एक महाप्राण पूछता है। तो कौन से ये वर्ड अल्प प्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होने का काम करते हैं, कभी आएगा अगर अल्प प्राण और महाप्राण, उसको बताया जाएगा। यहां क्यों समझिए कि अयोगवाह किसको कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। पूछ दे जैसे में तो अंग और अ, ये होते हैं अयोगवाह। आगे कहता है, अगला प्रश्न है छठा, मूल स्वर किसे कहते हैं। मूल स्वर, मूल स्वर कौन कौन से कहता है भाई। नंबर एक में कहता है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, इसको कहते हैं। या दूसरा कहता है ओ ई ऊ री, या इसे कहते हैं। तीसरा कहता है ए आई ओ, और चौथा कहता है अंग और अ। किसको कहते? ये कहता मूल स्वर इसमें कौन है। ये भी देखो, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। 2023 डीएलएड में आ चुका प्रश्न है ये। अब यहां कहता है कि यदि हम इसको कहें आ ई ऊ सब बड़े हैं, मूल स्वर कहता है, अगर इसको आप जाने रहे हो, इसको क्या कहते हैं, अभी पीछे प्रश्न बताया है। अयोगवाह कहते हैं किसको, अंग और अ को कहते हैं। अब आता है कि जो मूल स्वर होते हैं, ये अ, छोटी, छोटा ऊ और री, छोटी री, इसको कहते हैं मूल स्वर कहने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है, सातवां प्रश्न है, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर किसे कहा जाता। पहले में कहता है य व को, दूसरे में कहता है र ल को, तीसरे में कहता है ड ढ को, और चौथे में कहता है छ और ज को। ये देखिए, कहता है ऐसे व्यंजन का नाम बताओ जो अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता हो। देखो एक बात तो यहां दे रखा है, देखिए, और ये जो प्रश्न दिया है ये भी 2023 में ये भी आ चुका है। ये 2023 का भी प्रश्न है। अब ये क्या देखिए, अगर आप व्यंजनों के हिसाब से पढ़ेंगे ना तो सही तो ये है य व, य र ल व, ये भी अर्ध स्वर। लेकिन यहां क्या कहता है, मूल रूप से, ये मूल रूप से 5 कैसे, ये मूल रूप से जो य व र और ल जो होते हैं अर्ध स्वर, तो लेकिन जो मूल रूप से होता है वह केवल य और व होता है। य और व होता है, ये होता है अर्ध स्वर। ये मूल रूप से अर्ध स्वर होता है, लेकिन अर्ध स्वरों की संख्या में अगर देखेंगे य व र ल, ये चारों के चारे शामिल होते हैं। लेकिन मूल रूप से अगर पूछ दे अर्ध स्वर कौन होते हैं तो य और व होते हैं। अगला कहता है, आठवां प्रश्न कहता है ये महाप्राण। अगला कहता है महाप्राण। तो महाप्राण में नंबर एक कहता है क, और दूसरा कहता है च, तीसरा में कहता है ह,
और चौथा में कहता है द। अब इसमें कहता है, देखिए मैंने बताया ना कि हिंदी में दो चीज देता है, एक देता है अल्प प्राण और एक देता है महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण जब आएगा तो यहां पर समझिए कि महाप्राण किसको करें। ये भी देखिए, ये भी 2023 का प्रश्न है, ये 2023 का ही प्रश्न ये भी है। तो 2023 में ये बात पूछा था कि इसमें अल्प प्राण, ये महाप्राण कौन है, इसमें महाप्राण कौन है, तो महाप्राण इसमें कौन होगा, ह होगा, क्योंकि श श श ह ये सब के सब क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, और य र ल व ये सब क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक ना, ये रहा, तो ये आपका रहा ये आपका रहा 8वां प्रश्न। अब अगला प्रश्न आइए। अगला प्रश्न ये कहता है अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, यही है ना, कहता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो देखो, अंतस्थ व्यंजन का मतलब कहता है क होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 1 होते हैं, कुछ भी अगर वो कर दे तो कहता है कि अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं। तो आपका उत्तर होगा कि अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं, य र ल व, इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहने का काम किया जाता है। ये है आपका 4, और ये भी दे रखा था कब, 2022 का प्रश्न है ये 2022 में दे रखने का काम किया हुआ था। अगला कहता है 10वां प्रश्न है स्पर्श व्यंजन। कहता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या, देखिए हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये सारी की सारी चीज आपको बता दी गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको तैयार करने के लिए चीजों को पढ़ा रहा हूं। कहता है कि जो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो देखो स्पर्श व्यंजन इसमें दे रखा है 24, 25, 30, 24, 25, 30 और 51। तो क्या होगा, आगे देखिए व्यंजन को नहीं पूछ रहा है, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन मैंने आपको बताया था कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसको वर्गीय व्यंजन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो वर्गीय व्यंजन का मतलब है, तो इसका मतलब यह होगा कि वर्गीय व्यंजन में 1 वर्ग में 5, तो 5 वर्ग में कितने हो जाएंगे, 25। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा होगा, कि 25, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। अब अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, कहता है महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है। इसका मतलब ये पूछ रहा है ना कि कुछ ऐसे देगा वो कि इसमें पूछेगा कि महाप्राण नहीं है। तो महाप्राण नहीं में पहला कहता है क, ये महाप्राण नहीं है, घ, ये महाप्राण नहीं है, दूसरा, और तीसरा कहता है ठ, ये महाप्राण नहीं है, और चौथा कहता है थ, ये माप। अब ये कहता है इसमें महाप्राण नहीं, इसका मतलब क्या है कि महाप्राण नहीं, इसका मतलब वो अल्प प्राण पूछ रहा है। यदि महाप्राण नहीं है तो अल्प प्राण पूछने का काम करता है। तो अल्प प्राण का मतलब कि एक, यानी वे वर्ग जिनको कहने में कम समय लगता हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिनको कहने में ज्यादा समय लगता है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो पहला, तीसरा और 5वां अल्प प्राण होते हैं, दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो यहां पूछा है कि महाप्राण नहीं है, प्रश्नों को सामने पढ़िएगा सही कि महाप्राण नहीं, इसका मतलब जो उनको बताइए जो महाप्राण मतलब अल्प प्राण हो। तो अल्प प्राण का मतलब ये वाला है। और आगे कहता है 12वें प्रश्न में कहता है
ह तथा द, ह तथा द वर्ड कैसे है, ह तथा द वर्ड कैसे है। ये कहता है क्या ह उच्छिप्त है, उच्छिप्त है पहला, और दूसरा कहता है या अंतस्थ है, अंतस्थ है, और तीसरा कहता है संयुक्त है, और चौथा कहता है उष्म है, चौथा कहता है कि उष्म है। तो ये कहता है कि ह और द एक कैसे वर्ड है, इसका मतलब ये कहता है ना क्या ये उच्छिप्त है, तो हमने आपको उच्छिप्त वर्ड बताया है। देखो उच्छिप्त वर्ड में हमने आपको बताने का काम किया हुआ है, वह उसको क्या कहते हैं, ये दिमाग से देखो निकल गया, हाँ अड़ अढ़, अड़ अढ़ उच्छिप्त है, द्विगुण है, तो यहाँ पे जबकि ह पूछा है और द पूछा है, ठीक, तो यहाँ ये नहीं होगा पहली बात। और कहता है अंतस्थ होगा, वो भी नहीं है क्योंकि य र ल व होते हैं अंतस्थ, ये भी नहीं है। कहता संयुक्त, क्या जोड़ के इनको बनाए तो इसमें छठी तरफ य होता है संयुक्त वर्ग, तो इसका मतलब बचता कौन है, अब यही बचता है। इसका मतलब क्या है, ये उष्म है, श श श ह, ये उष्म होता है, इसमें द को डाल दिया, जबकि द जो वर्ड जो होता है ये दंत वर्ड होता है, यह दंत वर्ड होता है, स्पर्श वर्ड होता है, ये स्पर्श वर्ड में ये दंत वर्ड होता है। ये रहा आपका, और अगला प्रश्न है श का उच्चारण स्थान, स का उच्चारण स्थान, ये स का उच्चारण स्थान, ये आपका प्रश्न नंबर होगा 13, श का उच्चारण स्थान। तो स का उच्चारण स्थान का मतलब ये कहना चाहता है क्या होठ से होता है, नंबर 1, दूसरा क्या इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, कंठ से है, और तीसरा कहता है तालु या दंत, तालु, चौथा दंत। कहता है जो स है, इस स का उच्चारण स्थान कहां से होने का काम करता है, तो इस स का जो उच्चारण स्थान है ना, जिसमें कहा जाता है ईचू यसानाम तालु, ये जो बड़ा वाला स है ना, इसका मतलब क्या है, इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है, इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। वह एक सूत्र है कि अकु विसर्जनीय नाम कंठ, ईचु यसा नाम तालु, रीटु रसा नाम मूर्धा, लीतु लसा नाम दन, ऊपु मध्यमानिया नाम उष्ठव। तो इसको जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो इसमें बता देंगे आपको सारी चीजें। यहां कहता है जो स का उच्चारण स्थान है ये कहां से होता है, तालु से होता है। और कहता है प्रश्न नंबर 14, ये कहता है देखिए, ये जो पूछा था 2013 प्रश्न 2018 में पूछा था, ये 2018 में पूछा था। और अगला जो प्रश्न है यह वर्ड 14 जो है ये 2019 में पूछा था, 2019 में पूछा था। कहता है यह वर्ड है, यानी ये कहता है ये कैसा वर्ड है। अब ऑप्शन आपको दे रहा है, क्या यह पहला उच्छिप्त है, दूसरा अंतस्थ है, और तीसरा संयुक्त है, और चौथा उष्म। ये कहता है ना, अब इसमें से आपको ये बताना है कि ये जो यह है ये कैसा वर्ड है, उच्छिप्त वर्ड है, अंतस्थ वर्ड है, उष्म वर्ड है या संयुक्त वर्ड है। यदि देखिए उच्छिप्त वर्ड आप जानते हो कि ड और ढ को कहते हैं, यहां से ये बात खत्म हो गई, ये भी नहीं हो सकता है। संयुक्त की बात अगर हम करें तो वे अक्षर जिनको जोड़ जोड़ के बनाया गया है, ये भी नहीं हो सकता है।
और कहता अगर उष्म कहें वे वर्ड जिनको कहने में उष्मा निकलने का काम करती, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब कहता है या बचता है एक दूसरा वाला विकल्प अंतस्थ। इसका मतलब यह है इसको क्या कहते हैं, अंतस्थ वर्ड कहते हैं, जिसमें होता क्या है य र ल व, ये क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ड होने का काम करते हैं। 15 प्रश्न में कहता है, और ये प्रश्न आपका पूछा था 2019 में, 2019 में 15वां प्रश्न पूछा था। कहता है ज्ञ वर्ड किन से बना है। कहता है ज्ञ वर्ड किन से बना है। अब यहां नंबर 1 में कहता है ज प्लस या से। नंबर 2 कहता है ज प्लस या से। नंबर 3 में कहता है ज प्लस ये से। और नंबर 4 में कहता है ज प्लस न्य, इससे। आप कहता है किससे बनने का काम किया हो, ये संयुक्त वर्ड है पहली बार, छत्री त्र ज्ञ और य। छत्री त्र ज्ञ और स्र, ये सब क्या है, संयुक्त वर्ड है। तो संयुक्त वर्ड का मतलब कहता है इसका उच्चारण स्थान आधा ज और य, यानी ज्ञ का जो उच्चारण है, ये ज्ञ जो बनता है ज और आधा ज और य से बनने का काम करता है। और 16वां प्रश्न कहता है यहां पर हिंदी में व्यंजन ध्वनि, हिंदी में व्यंजन ध्वनि। कहता हिंदी में कितने व्यंजन हो। कहता है 47, 43, 46 या 45। ये देखिए कहता 1, 2, 3, 4। कहता है कि हिंदी में व्यंजन ध्वनियां कितनी होती है। तो स्पष्ट है कि हिंदी में व्यंजन ध्वनियां 43 होती है। इसलिए क्योंकि देखिए अगर 43 में हम स्वरों को जोड़ लेंगे, 11 अगर स्वर जोड़ेंगे तो ये लगभग हो जाएगा। और अगर किसी में जोड़ेंगे 47 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 46 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 45 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कहता है कि हिंदी में जो व्यंजन ध्वनियां हैं वह कितनी होती है, 43 होती है। एक चीज और यहां पे आगे प्रश्न कहता है जिन वर्णों को कहने में, यह कहता है अगला प्रश्न है 17, जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता हो, एक मात्रा का समय लगता, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या, यानी ऐसे वर्ड जिस वर्ड को बोलने में एक ही मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं, वह देगा। वह कहता है नंबर 1 दीर्घ होगा, नंबर 2 ह्रस्व होगा, और नंबर 3 प्लुत होगा, और नंबर 4 कहता है संयुक्त कह लो इसको, है ना, संयुक्त, कुछ भी दे देगा। अब ये पूछ रहा है ना कि जिन वर्णों को बोलने में सबसे कम समय लगता हो उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं, प्लुत कहते हैं या संयुक्त कहते हैं। तो मैंने बताया था कि जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। इससे ज्यादा जिसमें समय लगे उसे दीर्घ कहते हैं, उससे भी ज्यादा जिसमें समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। ठीक, ये रहा आपका। तो अगला प्रश्न यहां कहता है अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन
अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? कहता है प्रत्येक वर्ग का पांचवा नंबर 1, और कहता है छठा, उसी तरह दूसरा में प्रत्येक का छठा, तीसरा में प्रत्येक का चौथा और प्रत्येक का दूसरा। ये कहता है ना कि अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण नाक से किया जाता हो, जिनका उच्चारण नाक से किया जाने का काम करता, उन्हें क्या कहते हैं? कहता अनुनासिक व्यंजन किसे कहते हैं? कहता है क्या प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ग अक्षर होता है, या छठा अक्षर होता है, चौथा अक्षर होता है, या दूसरा? पहली बात समझिए कि छठा अक्षर तो होता ही नहीं है। वर्ग 5 का होता तो 6 का होगा, छठा तो काम है, खत्म है। दूसरा हो ही नहीं सकता है। अनुनासिक में कहता है क ख ग घ ङ, इसका मतलब कौन? क ख ग घ ङ, कौन सा हुआ? पांचवा हुआ। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है वह क्या होता है? अनुनासिक होता है। और अगला प्रश्न है 19। इसमें कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई नंबर 1 कहता है व्यंजन, नंबर 2 कहता है स्वर, नंबर 3 कहता है शब्द, और नंबर 4 कहता है ध्वनि या वर्ण। ये कहता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी जिस भाषा को हम बोलते हैं उस भाषा की सबसे छोटी इकाई जिससे उसका प्रयोग किया जाने काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अगला कहता है उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या। 20वां प्रश्न कहता है उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या। हो सकता है आपसे पूछ देना कि उच्छिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या क्या। अगर ऐसा पूछ दे तो उच्छिष्ट व्यंजन तो कहेगा नंबर 1 में 4, नंबर 2 में 3, नंबर 3 में 2 और नंबर 4 में 5। वो ये पूछेगा कि क्या उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। देखो दोनों चीज पूछ सकता है। अगर 1 नंबर में पूछेगा तो ये पूछेगा उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या ये कह देगा उच्छिष्ट व्यंजन कौन है, उसने आपको बताया। तो उच्छिष्ट व्यंजन मैंने बताया जिसको द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और जिसको उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, जिसको ताड़नजात कहते हैं, जिसको विकसित कहते हैं। तो इसका मतलब कौन? उसमें होते हैं 2। कौन? ड अड़ 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 अढ़, इसको क्या कहते हैं? उच्छिष्ट व्यंजन कहने का काम किया जाता है। और एक प्रश्न और है, 21वां प्रश्न है, यहां पे नहीं हटेगा, इधर कर लीजिए। यहां प्रश्न कहता है अर्धस्वर किसे कहते हैं? अर्धस्वर किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर का मतलब ये कहता है ना, क्या अर्ध समृद्ध, माफ करिएगा, अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? क्या ए को कहते हैं, नंबर 2, या ओ को कहते हैं, ए को कहते हैं, या ओ को कहते हैं, नंबर 3 आ को कहते हैं, और नंबर 4 कहता इनमें कोई नहीं।
तो ऐसा कभी मत करिएगा, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, प्रश्न होता नहीं, होता है। यहां कहता है, देखिए अर्ध समृद्ध का मतलब ये कहता है ना कि आधा खुला हुआ और आधा बंद। कहता मुख क्या होगा, आधा बंद होगा और आधा खुला होगा। उन स्वरों को कहने में, जिन स्वरों को कहने में मुख आधा बंद रहने का काम करता हो, उन्हें हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कहने का काम करते। कहता कि अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख आधा बंद होता है, उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहने का काम किया जाता है। जैसे देखो इसमें एक मिस्टेक है, ये भी अर्ध समृद्ध है और ये भी कहता ए ओ, यानी इनको कभी मुख आधा बंद रहता है और आधा खुला होने का काम करता है। आगे कहता है 22वें प्रश्न में कहता है भाषा, कहता है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कहता है नंबर 1 55, नंबर 2 52, नंबर 3 50, नंबर 4 कुछ भी कर देगा वह, 48 कर देगा, 57 कर दे, कुछ भी कर। ये कहता कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, यानी स्वर और व्यंजन दोनों मिला के। हिंदी भाषा में, संस्कृत में देखो अंतर होगा। हिंदी कहता है कि हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वर और व्यंजन को मिला के, कहता कि मूलतः वर्णों की, पूरे वर्णों की संख्या, इसमें नहीं लिखा स्वर व्यंजन, कहता मूल रूप से हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो होती है 52। अगर ड अढ़ को नहीं जोड़ोगे तो हो जाएगा 50, इसलिए इसको 2 बार जोड़ने का काम किया जाता है। एक बार ड ढ, एक बार अढ़, ऐसा जोड़ने का किया, तो इनका संख्या कितना होता है, 52 होने का काम करता है। और अंतिम प्रश्न कहता है, ये 23वें प्रश्न में कह रखा है जल शब्द में समाहित स्वर, जल शब्द में समाहित स्वर, कहता है कि जल शब्द को बोलने में आ, दूसरा ओ और तीसरा ऊ और चौथा है बड़ा ऊ। कहता है, ये कहना चाहता है ना कि जल शब्द को बोलने में, यानी इसको कहने में, इसमें कौन सा स्वर शामिल है, यानी जल को कहने में, जल शब्द को कहने में कौन सा स्वर शामिल है, तो कौन सा है, यहां पे देखो इस ज और ल, तो इस ल में क्या शामिल है, अ शामिल है। इसका मतलब क्या होगा, ज में भी अ है और ल में भी है, दोनों में अ शामिल होने का काम किया हुआ है। तो ये आ रहा आपका अध्यायवार अध्ययन। एक प्रैक्टिस सेट, पहला प्रैक्टिस सेट था। आप लोग क्या करिए, इसको देखिए, अगर जो आप खुद से कर पा रहे हो कि मैं इसको जानता हूं, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैं जान रहा हूं। अगर नहीं है उसको समझ लीजिए किसको क्या कहते हैं, क्योंकि अगर अब से ही आप तैयारी करने का काम करिएगा तो आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स, अच्छा से अच्छा नंबर आने का काम करेगा। लेकिन तैयार आप पहले से रहने का काम करेंगे तब। क्या आपका एक प्रैक्टिस सेट है, ये 2-3 दिन हम प्रैक्टिस सेट ही आपको कराने का काम करेंगे। तो कुछ आप प्रैक्टिस जब करने का काम, तो आपको लग जाएगा कि नहीं यहां तक सही है, इसके बाद का हमको पढ़ने का काम करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।